न्यूमेरिकल आ रहे हैं आगे। जब सॉल्यूशन होता है तो एक सल्यूट होता है तो एक सॉल्वेंट होता है। सल्यूट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फिजिकल स्टेट। The one who is present in a less amount is solute and the one who is present in more amount is solvent. और जिसका अमाउंट ज्यादा होगा ऑब्वियस सी बात है कि उसके मोल ज्यादा होंगे। यहां अमाउंट का मतलब वेट से नहीं है, या अमाउंट का मतलब मोल से है। आप इस बात को समझिएगा। कैसे कि आपको दो वेट दिए हैं कि एक का वेट W1 है और दूसरे का वेट W2 है। नाम भी दिए हैं कि भाई ये है और ये है। अब आपको जो वेट ए का दिया है या फर्स्ट का दिया है वो 10 ग्राम है, तो जो दूसरे का दिया है वो 5 ग्राम है। सुन लिया? आपने ये कह दिया वेट से ही कि भाई 10 ग्राम वाला तो सॉल्वेंट है और 5 ग्राम वाला सल्यूट है। तो आप एकदम बकवास कर रहे हैं, एकदम गलत हैं आप। जब उसने नाम दिया है कि 10 ग्राम ये है और 5 ग्राम ये है, आपको ये देखना चाहिए था मोल किसके ज्यादा हैं। जरूरी तो नहीं कि जिसका वेट ज्यादा होगा मोलर मास भी उसी का ज्यादा होगा। इसलिए ये कह रहा हूं कि आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आप इसी में ही कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें सल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। और वो क्वेश्चन दिया है मोलैलिटी का, जहां सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए कह रहा हूं क्या वेट पर ना जाएं, मोल पर जाएं। जिसका मोल ज्यादा है उसका उस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। फ्रैक्शन का मतलब अगर वो सॉल्यूशन 100% है तो बेसी बात है जिसके मोल ज्यादा होंगे उसका पार्ट उसके अंदर ज्यादा होगा। का मतलब हुआ कि हम ये कहें, ये एक आम आदमी की भाषा हो सकती है कि भाई जिसका अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स की ये भाषा नहीं होनी चाहिए, उसको कहना चाहिए जिसके मोल ज्यादा हैं वो सॉल्वेंट है। So when you will do the NCERT exercise of solution, तो आपको पता लगेगा कि जो आपको इतना कंफ्यूजिंग सा लगता था वो इतनी सी बात से खत्म हो गया कि भाई एक का मास ज्यादा दिया है पर उसका मोलर मास बहुत ज्यादा है, दूसरे का मास कम दिया है पर उसका मोलर मास कम है। अब जिसका मोलर मास कम है उसके मोल्स आगे ज्यादा, और जिसका मास था ज्यादा उसके मोल्स आगे कम। इसका मतलब तो हुआ कि हमें मोल देखने होंगे ना कि हमें अमाउंट देखना होगा। तो यहां अगर हम ये कह रहे हैं द वन हु इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इज सल्यूट एंड द वन प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज सॉल्वेंट, मे बी अमाउंट मीन्स इन टर्म्स ऑफ वेट। ऐसा हो सकता है कि हम किसको बाहर कह रहे हैं कि सल्यूट ज्यादा है, वेट में ज्यादा है। जरूरी तो नहीं कि वेट में ज्यादा है तो उसके मोल ज्यादा हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सॉल्वेंट इज वन हुज मोल्स आर मोर। वेट की बात नहीं हो रही है। आप अभी आज या कल ही जब हम वहां पहुंचेंगे तो उस न्यूमेरिकल को कर लीजिएगा तो आपको भरोसा हो जाएगा कि इतनी सी बात बोलने से आपकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो गई। इसका मतलब हुआ जब आपने उन ज्यादा मोल्स में कम मोल डाले तो वो दो कंपोनेंट का मिक्सचर बन गया जिसको हमने कह दिया सॉल्यूशन। अब वो जो डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन है वो क्या क्या हो सकता है, वो
सामने दिया हुआ है कि वो क्या क्या हो सकता है। वो नॉर्मेलिटी हो सकती है, मोलैलिटी हो सकती है, मोलैरिटी हो सकती है, मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है, वेट परसेंटेज भी हो सकती है, वॉल्यूम की परसेंटेज हो सकती है, कंसंट्रेशन पीपीएम में भी हो सकती है, पीपीबी में भी हो सकती है, परसेंटेज कंसंट्रेशन कितना सल्यूट है, कितना कंसंट्रेशन उसकी सॉल्यूशन में, उसकी परसेंटेज कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर भी हो सकती है। अब इनमें से जो आज हम कर रहे हैं वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी की डेफिनेशन हमने लिख ली थी और हम बोल रहे थे इट इज द अमाउंट ऑफ द सल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपने क्या किया, ये फ्लास्क ले ली और इस फ्लास्क में आपने ये फ्लास्क जो है ये कैलिब्रेटेड होती है। कैलिब्रेटेड का मतलब हुआ इसमें मार्क लगा होता है कि भाई यहां तक भरोगे तो ये 1000 ml होगा। आपने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और उसमें सल्यूट को डाल दिया, लेटर से NaOH को डाल दिया। डालने के बाद आपने उसको शेक किया और शेक के बाद जब वो सारा डिसॉल्व हो गया, उसके बाद आप उस फ्लास्क को नलके के नीचे ले गए और आपने नलके के नीचे ले जाकर उसको 1000 के मार्क तक भर दिया। राइट? अगर आपने उसके 1000 के मार्क तक भर दिया तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml हो गया। पर उसमें कितना सल्यूट डाला था वो आपको पता था। लेटर से अगर हम 1 मोलर NaOH की बात करते हैं, 1 मोल NaOH की बात करते हैं, तो हमने 40 ग्राम डाला था उसमें। अगर हमने 40 ग्राम डाला था, टोटल वॉल्यूम 1000 ml हुआ, तो हम ये नहीं कह सकते कि सॉल्वेंट का मास कितना है। आप 1000 ml में से 40 ग्राम नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते। गधे में घोड़ों की काउंटिंग नहीं होती, वो दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल वैसे ही 40 ग्राम अलग है और 1000 ml अलग है। पर ये हमें पक्का है कि उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट लेस देन 1000 है। पर लेस देन 1000 कितना है वो हम नहीं कह सकते जब तक कि हमें उस सॉल्यूशन की डेंसिटी ना दी हुई होगी। इसका मतलब स्टैंडर्ड ये हो गया कि जब हम मोलैरिटी निकालते हैं तो हम स्टैंडर्ड उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो 1 लीटर लेते हैं। इसलिए हमने कह दिया द यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर लीटर। सो जो हमने कहा कि अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, उस अमाउंट का मतलब मोल ही था। सो मोल पर लीटर। और जब हम इस मोलैरिटी के फॉर्मूले को लगाते हैं तो हम लिख देते हैं कि मोलैरिटी इज मोल्स इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, या फिर हम ऐसा करते हैं मोलैरिटी इज वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट। M2 इज मोलर मास ऑफ सल्यूट इनटू 1000 ml। अगर आपने लीटर में नहीं लेना है, सो इट विल बी 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, जो भी गिवन होगा। Am I right? अगर वो वॉल्यूम लीटर में दिया है तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1000 के बजाय 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और यहीं से ही हमारा यूनिट आया मोल पर लीटर। तो अगर हमारे पास दिया है कि भाई सॉल्यूशन 1 मोलर है, का मतलब हुआ 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1000 ml। अगर आपके पास किसी का 1 मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोलर NaOH, वन मोलर NaOH का मतलब क्या हुआ? 1 मोल ऑफ NaOH, यस,
present in 1 liter of solution. इसका मतलब हुआ अगर हम मोलरिटी को लिखें तो लिखा आपने कि 1 मोल, ठीक हो गया, 1 मोल इन 1 लीटर का मतलब हुआ 1/1 आ गया 1 मोल पर लीटर। अब आप इसको ध्यान से देखें, हमें बोला गया कि अगर मोल 1 है तो कितना वेट उसका डिसॉल्व किया होगा, तो हमने लिख दिया वेट इन ग्राम अपॉन यस मोलर मास, कितना 40, यस नो, into 1/1, राइट। इट मीन्स यहां से हम बता सकते हैं कि वेट ऑफ सल्यूट कितना है। हम बता सकते हैं कि वेट ऑफ सल्यूट कितना है। मोलरिटी की वैल्यू कितनी है 1, तो 40 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 40 ग्राम। इसका मतलब ये 40 कहां से आया, दिस 40 इज मोलरिटी इनटू मोलर मास, सो दिस 40 इज MM2। तो आगे कहीं भी आपको सल्यूट का वेट निकालना है, यू विल यूज दिस फॉर्मूला, वेट ऑफ सल्यूट इज MM2, am I right? अगर आप इस मोलरिटी को देख रहे हैं तो आपने इसके अंदर देखा, हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलरिटी। Effect of temperature on molarity. Molarity is mole into 1000 upon volume in ml. मोल किसी के फिक्स हो सकते हैं, 1000 एक कांस्टेंट है, इसलिए मैं कह दूं that molarity is inversely proportional to volume, and I know volume is directly proportional to temperature, am I right? It means with increase in temperature the volume will increase and molarity will decrease। इसलिए आप यहां लिखोगे molarity is not a best way of expressing concentration. Molarity is not the best way of expressing concentration as it varies from place to place with change in temperature. We change in temperature. अगर इसी मोलरिटी के फॉर्मूले को मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास आता है वेट अपॉन मोलर मास, जो भी वो सल्यूट है, इनटू 1000 अपॉन जो भी उसका वॉल्यूम दिया है बटकाए में ml में। इस ml के स्मॉल m को आप इधर ले जाएं, यू विल गेट millimolar. You will get millimolar is weight upon M2 into 1000. Am I right? Is it okay? So this is how we find out the
millimoles. This is the relationship of millimole with weight in gram. अब आइए इस मोलरिटी के अगले पार्ट में। अगला पार्ट है कि अगर आप दो नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हो, एसिड में आप एसिड डाल रहे हो, बेस में आप बेस डाल रहे हो, तो एसिड में एसिड एडअप हो जाएगा, बेस में बेस एडअप हो जाएगा, एसिड में एसिड एडअप हुआ, रिएक्शन नहीं हुई तो आप उसकी मोलरिटी निकाल सकते हो। बेस में बेस आपने डाला, आप उसकी मोलरिटी निकाल सकते हो। बट अगर कहीं आपने एसिड में बेस डाल दिया तो आप उसकी मोलरिटी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे और रिएक्शन कभी मोल की फॉर्म में नहीं होती। इसका मतलब मोलरिटी का एक और भी ड्रॉबैक है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और आप दो को ऐड कर रहे हो तो उनकी मोलरिटी नहीं निकाल सकते। हां, अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप निकाल सकते हो। जो मैंने कहा उसका मीनिंग क्या हुआ, उसके लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर 0.1 मोलर 100 ml H2SO4 is mixed with 0.2 molar 100 ml HCl mixed with 0.2 molar 50 ml HNO3, what will be molarity of final solution? तो क्योंकि एसिड में आपने एसिड डाला, इसलिए आप मोलरिटी तो यूज कर ही सकते हो। M1V1 plus M2V2 plus M3V3 is equal to M4V4। समझ में आ गई बात? It means our answer will be 0.1 into 100 ml plus 0.2 into 100 plus 0.2 into 50 is equal to M4 into 250. Am I right? तो अब यहां से आप कर सकते हो कि ये 10 हो गया, ये 20 हो गया और ये 10 हो गया, divided by 250. So we will get it 40 by 250. Yes, no? That is 0.16 molar. Are you getting? अगर बेटा आपने एसिड में बेस डाल दिया, आपने 0.1 मोलर H2SO4 0.1 मोलर NaOH में डाल दिया, ये दोनों
रिएक्ट कर रहे होंगे। अगर रिएक्ट कर रहे होंगे, रिएक्शन कभी मोलैरिटी की टर्म में नहीं होती। इसका मतलब मैं आपसे नहीं पूछ सकता कि उसकी मोलैरिटी निकालो। ऐसे केसेस में हमें जरूरत होती है जिसमें रिएक्शन होती हो। रिएक्शन ऑलवेज अकर्स इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट। हम कह चुके हैं कि आप जितना मर्जी बैलेंस कर लो, 9 ग्राम एल्यूमिनियम 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि 9 ग्राम एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट है, 8 ग्राम ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट है। इसलिए हम लोगों को जरूरत पड़ी कि व्हाट इज नॉर्मेलिटी। जब हम नॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो हम मोल की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट की। हम बात करते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट इन 2000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml. Yes, no means thereby normality is equal to gram equivalent is what? Weight in gram divided by equivalent weight into 1000 upon वॉल्यूम इन ml। अब ये इक्वलेंट वेट निकालने के हमने इतने मेथड्स किए, कहीं एसिडिटी देखी, कहीं बेसिसिटी देखी, कहीं एन फैक्टर देखा। कल आपका रिडॉक्स का टेस्ट है और उसके लिए तो आप लोगों ने तैयारियां पहले से ही जबरदस्त की हुई हैं। अब अगर नॉर्मेलिटी ये है तो स्मॉल एम को आप इधर ले जाएं। This is millinormal. Weight in gram upon equivalent weight in 2000. And this is the one, the term which is most famous term, and that is what is called milli equivalent. So milli equivalent is much more important than millimolar. The reaction always occurs in terms of equivalent, means we are supposed to take normality. It means अगर हम अगले कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें कि नॉर्मेलिटी भी वॉल्यूम से वैसे ही जुड़ी हुई है जैसे मोलैरिटी थी। So with increase in temperature the volume will increase and hence normality will decrease. क्लियर हो गया? That's why मोलैरिटी की तरह नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर के बढ़ने से घटती रहती है, बट नॉर्मेलिटी इज बेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इन अ ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शन। क्या कहा कि जहां कहीं रिएक्शन हो रही होगी वहां आप नॉर्मेलिटी से एक्सप्रेस करें तो आप बहुत फायदे में होंगे। क्यों फायदे में होंगे, उसके लिए भी हमारे पास रीजन है। जब भी हम किसी दो रिएक्टेंट्स को इकट्ठा करते हैं
they never combines in terms of moles. They only combines in terms of equivalent. इससे पहले कि हम उसकी तरफ जाएं, let us relate molarity with normality. A relationship of normality with molarity. Normality and molarity relationship. अगर आप नॉर्मेलिटी को सामने से देख रहे हैं, दैट इज वेट अपॉन इक्वलेंट वेट into 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml. अगर आप मोलरिटी को देख रहे हैं, दैट इज वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट into 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml. हमने कहा कि देखिए भाई, दिस मॉलिक्यूलर वेट इज n into equivalent weight. yes, no? इसलिए हमने कहा कि देखिए, अगर आप इन दोनों को रिलेट करते हो, तो रिलेट करने से आपके पास नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी will comes out to be weight in gram, equivalent weight, 1000, volume in ml. It means it is n by 1. So we should say नॉर्मेलिटी इज मोलरिटी इंटू n. किसी का n फैक्टर कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 1 से बड़ा हो सकता है. इसलिए अगर वो 1 हुआ तो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी बराबर हुई, और अगर वो बड़ा हुआ तो नॉर्मेलिटी मोलरिटी से बड़ी हुई. सुन लिया? अगर हम मोलरिटी की बात करें तो हमने कहा कि देखिए, मोलरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन. अब यहां हम क्या लिखने वाले हैं? मोलरिटी इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 gram of solvent. Means thereby कि यहां वॉल्यूम जैसी कोई बात नहीं है. इसलिए हमने कहा कि भाई, इसका जो यूनिट है मोलरिटी का, that is मोल पर केजी. मोल पर केजी. मोल पर केजी अगर यूनिट है, और मोलरिटी का फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 divided by weight of the solvent. Solvent in gram. Am I right? तो यहां इस फॉर्मूले से साफ पता लगता है कि इसके अंदर कोई भी ऐसा
पैरामीटर नहीं है जो कि टेम्परेचर से अफेक्ट हो सके. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट मोलैलिटी इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. मीन्स हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बाहर तो चाहे पाकिस्तान हो, the molality all around will comes out to be same. That's how molality helps in bringing the integrity among the diverse people. That's how chemistry helps in bringing integrity. So molality should be, or molality is same throughout. One is dissolving the same amount of solute in 1000 gram of solvent. Everywhere the molality will comes out to be same. इसलिए आप जहां भी कहीं टेम्परेचर वेरिएशन होगा, वहां द बेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन विल बी मोलैलिटी. आप याद करो, जब आपने +2 में सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वो दो जगह ऐसी थी जहां टेम्परेचर वेरिएशन था, इसलिए आप वहां मोलैलिटी यूज कर रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं. ऑस्मोटिक प्रेशर में आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले रहे थे, टेम्परेचर वेरिएशन दे नहीं कर रहे थे, बिकॉज दैट इज पाई इक्वल टू CRT. पर हां, जहां डेल्टा TB आप निकाल रहे थे, डेल्टा TF आप निकाल रहे थे, वहां मोलैलिटी ही आप लिख रहे थे. और कारण यही था कि मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ. अगर आप 1000 ml water will be equal to 1000 gram water. Am I right? ठीक है बेटा? Because density of water is 1 gram per centimeter cube. इसलिए in any aqueous solution, molality and molarity will be same. In any aqueous solution, molarity and molality will be almost same. Is it okay about molal concentration? Now we having the most important, similar to molality, who is also independent of temperature, is mole fraction. Fraction in English is division. Fraction in Hindi is टुकड़े कर देना. का मतलब हुआ चीज एक है और पाने वाले बहुत हैं. चीज एक है और पाने वाले एक से ज्यादा हैं, का मतलब हुआ फ्रैक्शन देना पड़ेगा. 100% किसी को नहीं मिलेगा. और फ्रैक्शन मींस वो डिवीजन कितने लोगों में होना है, जिन को वो चीज जिनका उसमें शेयर है. Am I right? सो अगर वही शेयर मोल का होता है तो हम उसको मोल फ्रैक्शन बोल देते हैं. वही शेयर प्रॉपर्टी का होता है तो उसको हम प्रॉपर्टी फ्रैक्शन बोल देते हैं. इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे आगे जाके आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कभी x1 की बात करोगे, x1 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. एम आई राइट? ठीक है बेटा? x2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ solute, and mole fraction of solvent is nothing but it is the moles of the अगर आप सल्यूट को x से ले रहे हो तो मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट. और अगर आप Na को सॉल्वेंट ले रहे हो तो XA will be
Na अपॉन Na प्लस NB, यहां पे Na को सल्यूट लिया हुआ है, आप कुछ भी ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन, पर यह पक्का है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक प्योर सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन है कि जिसके अंदर सल्यूट कौन है, जो कम अमाउंट में हो, और सॉल्वेंट कौन है, जो ज्यादा अमाउंट में हो। जो कम अमाउंट में होगा उसका मोल फ्रैक्शन भी कम होगा, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। मैंने आपको कहा था कि अमाउंट ऑफ सल्यूट से मेरा मतलब है कि सल्यूट के मोल्स ज्यादा हों। यह नहीं कि दो सल्यूट हैं, एक का वेट 50 ग्राम है, दूसरे का वेट जो है वो 100 ग्राम है, आपने कह दिया कि जो 100 ग्राम वाला है वो सल्यूट है और 50 ग्राम वाला है जो सॉल्वेंट है। नहीं, आपको 100 ग्राम वाले के भी मोल निकालने होंगे और 50 ग्राम वाले के भी मोल निकालने होंगे। हो सकता है जिसका वेट 100 ग्राम हो उसके मोल्स कम हो, और जिसका वेट 50 ग्राम हो उसके मोल्स ज्यादा हो, और जिसका मोल्स ज्यादा हुआ उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब हुआ कि X1 और X2 में से X1 अगर आप सॉल्वेंट बोलते हो तो सॉल्वेंट के मोल्स सल्यूट के मोल से ज्यादा होने चाहिए। यह भी एक सॉल्यूशन में सल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन है। या आपको यह नहीं पता कि कौन सल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, आप सीधा मोल फ्रैक्शन निकालो, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा वही सॉल्वेंट है। इज इट ओके? और आपने जब एक का मोल फ्रैक्शन निकाल दिया तो फिर सबका मोल, अगर वो दो कंपोनेंट है तो आपको दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं है। द सम ऑफ द मोल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोल फ्रैक्शन में ही आता है द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज यूनिटी। मतलब उन दोनों में जो बंटा है वो सारा 100% है, इसलिए अगर उन दोनों को हम ऐड कर दें तो वो 100% आना चाहिए। इसका मतलब हुआ अगर आप एक x2 की वैल्यू निकालना चाहते हो इट विल बी 1 माइनस x1, आप x1 की वैल्यू निकालना चाहते हो इट विल बी 1 माइनस x2। सुन लिया या नहीं? अब अगर आप ध्यान से देखें इस मोल फ्रैक्शन के अंदर कहीं भी कोई पैरामीटर ऐसा नहीं है कि जिसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट आ सकता हो। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो मोल फ्रैक्शन है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर हो गया? ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, और क्योंकि इसमें, और दूसरी बात जो मोल फ्रैक्शन है उसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि वो तो किसी का रेशो है। इसलिए अगर किसी एक के मोल्स दिए हों दूसरे के मोल्स दिए हों, हम उन दोनों का मोल फ्रैक्शन कि उनका क्या क्या हिस्सा है वो हम अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। सामने लिखा है, मैंने कहा अगर ये मोल है तो मोल फ्रैक्शन, अगर ये प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी फ्रैक्शन। अगर आप सामने देखें लिखा गया है धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी जिन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया अपनी मेहनत से, दिन रात की मेहनत से, और धीरू भाई अंबानी के मेन शेयर होल्डर्स। आप सोचो ये प्रॉपर्टी एक का शेयर नहीं है, कुछ मुकेश अंबानी को मिला, कुछ फ्रैक्शन मुकेश अंबानी को मिला, तो कुछ अनिल अंबानी को मिला, तो कुछ मां को मिला। का मतलब हुआ आप इमेजिन करें कि इन तीनों में से किसी को भी 100% प्रॉपर्टी नहीं मिली। दिस इज व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। हियर इट इज प्रॉपर्टी फ्रैक्शन।
तो प्रॉपर्टी फ्रैक्शन में भी जितना मुकेश अंबानी को मिला, जितना अनिल अंबानी को मिला, जितना उनकी मम्मा को मिला, माँ को मिला, वो सारी प्रॉपर्टी मिलाकर 100% है। इसका मतलब किसी एक की प्रॉपर्टी इतनी है, दूसरे की प्रॉपर्टी इतनी है, तीसरे का शेयर हम निकाल सकते हैं। का मतलब हुआ मोल फ्रैक्शन में आप मोल को हटा दें तो ये आ गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ना होता अगर लीगल ईयर कोई एक होता, का मतलब अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट नहीं होते हैं तो फिर मोल फ्रैक्शन की बात नहीं होती है। इसलिए जहां भी कहीं सॉल्यूशन के अंदर एक से ज्यादा कंपोनेंट होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इन द mixture is there is more than one component, the best way of expressing concentration is mole fraction। और दूसरी अच्छी बात यह है कि ये मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है। समझ में आ गई बात है नहीं? सो दिस इज रिगार्डिंग मोल फ्रैक्शन। और अब हम चलते हैं, जो अगला पार्ट है हमारा, वो हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब आप इन चीजों को रिलेट करने के लिए आपको डेफिनेशन को ढंग से लिखना है। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन मींस मोलैलिटी निकालनी है और मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। आप मुझे एक चीज बताएं, हम सबको पता है दैट मोलैलिटी मींस जितना भी, अगर 2 मोलल है तो क्या लिखोगे? 2 मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। अगर स्मॉल m है तो क्या लिखोगे? m मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एम आई राइट? तो इससे आपको क्या क्या पता लग गया? इससे आपको पता लग गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? स्मॉल m। यस नो? फिर हम कहेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट। हां जी, कितना है? 1000 ग्राम। अगर सॉल्वेंट कुछ मेंशन नहीं हुआ तो हम इसको वाटर मान लेंगे। इज इट ओके? इट मीन्स अ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। किसकी बात कर रहा हूं अभी मैं? एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। कितना आ गया जी? 18 ग्राम। अगर ये 18 ग्राम आ गया तो इसके मोल्स निकाल लो। इसके मोल्स निकाल लो, कितने आए? मोल्स आ गए 55.6। बोलो। इसका मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज 1000 अपॉन 18 इज 55.6। यस नो? अब बात आई कि मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। लिखो जी, व्हाट विल बी x2 इक्वल टू? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x2 इज इक्वल टू, यस, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। पर ये आप सिर्फ तब लिख सकते हो अगर वो एक्वस सॉल्यूशन है। इसका मतलब हुआ इट इज स्मॉल m इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यस नो? और ये आ गया मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इज इट ओके? इसका मतलब हुआ अगर मोलैलिटी
दी है तो मोल फ्रैक्शन आप आराम से निकाल सकते हो। लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है कि भाई मोलैलिटी दी है, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी प्लस 55.6 से निकाल लोगे। ठीक हो गया। सोचो अगर ये एक्वस ना होता, कोई और ही होता, या तो नॉन एक्वस होता पर वाटर ना होता। वाटर ना होता तो मैं उस फॉर्मूले को देखो कैसे लिखता, x2 इज इक्वल टू जी, x2 इज इक्वल टू मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सल्यूट, अपॉन मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट इज नॉट 18 नाउ, कोई और है। सॉल्वेंट इज नॉट वाटर। इसका मतलब क्या मैं अब 18 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। सो फ्रॉम हियर, इसको करो बेटा कैलकुलेशन। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट that x2 is equal to mm1 upon mm1 plus 1000। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट mm1 x2, yes no, plus 1000 x2 is equal to mm1। ठीक है बेटा, ठीक है। अब इसमें से आप जो है mm2 को mm1 x2 को उधर ले जाओ, what you will be getting is 1000 x2 is equal to mm1 is common into 1 minus x2, yes, this will go on that side, 1 minus x2। we know, पता है हमें x1 plus x2 is 1, इसलिए हमें कहना चाहिए x1 is equal to 1 minus x2। क्लियर हो गया बेटा? इसका मतलब हुआ कि हमें यहां से लिख देना चाहिए, दिस इंप्लाइज दैट 1000 x2 अपॉन m1 x1 m1 x1 is equal to जी स्मॉल m। तो बेटा अगर x1 की वैल्यू दी हुई हुई, आप x2 निकाल सकोगे? क्लियर हो गई बात? और अगर आप x2 निकाल सकोगे, x1 निकाल सकोगे, m1 उसको देना होगा कि सॉल्वेंट कौन है। So 1000 x2 upon m1 x1 is equal to molality। समझ में आ गया? So ये तब होगा
when solvent is not water, solvent not water, तब आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। ठीक हो गया जी। अब रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, relationship between normality and molarity। जब हमने मोलरिटी का फॉर्मूला लिखा तो साफ लिखा that molarity is weight of solute अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट, जिसको हम M2 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। अगर आप नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला लिखें, नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला लिखोगे तो कुछ चीजें सेम हैं। मोलरिटी की जगह नॉर्मेलिटी है, वेट की जगह ठीक है, M2 की जगह इक्वलेंट वेट है, वी ऑल नो, पता है हम लोगों को, दैट इक्वलेंट वेट इज molecular weight upon n factor। yes no, क्लियर हो गया बेटा? जिसका मतलब हुआ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन, इक्वलेंट वेट की जगह क्या लिखूं? M2 अपॉन m, so it is M2 अपॉन n। बाकी सब कुछ सेम है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। वॉल्यूम इन ml। इसका मतलब हुआ अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, तो 1 और 3 को रिलेट करो, क्या आया? और वही रिलेशनशिप नॉर्मेलिटी की मोलरिटी से होगी। तो अगर मैं लिख दूं नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी, so I will have to write that it is weight into 1000 divided by M2 upon n, yes no, divided by volume in ml multiplied by 1000 into weight upon V in ml, which you will be getting नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू n। ठीक हो गया?
इस फॉर्मूले को अगर हम यहां ध्यान से देखें, M इज इक्वल टू मैन, M इज इक्वल टू मैन। मैन मतलब इतना तो याद ही रह जाएगा हम लोगों को कि मैन इज देयर, मैन मीन्स मोलर मास इज एन इनटू इक्वलेंट मास। हम लोगों को पता है, क्या पता है हम लोगों को, कि किसी का n फैक्टर कम से कम कितना है, इज 1। तो मैं कहूंगा कि n इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि m इज आइदर इक्वल टू e और ग्रेटर देन e। क्या मैं कह सकता हूं कि जब n 1 है तो m e के बराबर है? क्लियर हो गया? आप इसमें n की वैल्यू 1 पुट करके देखो। अगर आपने उसमें n की वैल्यू 1 पुट की तो m इक्वल टू e के बराबर हो जाएगा, यस नो? और अगर आपने ये कहा कि n इज ग्रेटर देन 1, का मतलब हुआ m इज ग्रेटर देन e। अरे अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो m भी तो e से बड़ा हुआ। इसका मतलब हुआ लोएस्ट वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इज इक्विवेलेंट वेट। सुना? एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट। जैसे NaOH है, उसका N1 है, इसका मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट ही उसका इक्विवेलेंट वेट है। समझ में आ गई बात? अगर सेम चीज आप यहां अप्लाई करते हो, अगर आप सेम चीज यहां अप्लाई करते हो, n इज ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, ठीक? इसका मतलब हुआ नॉर्मेलिटी इज ईदर इक्वल टू मोलरिटी और ग्रेटर देन मोलरिटी। बोलो जी। अगर n इक्वल टू 1 हुआ तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी हुई। अगर n ग्रेटर देन 1 हुआ तो नॉर्मेलिटी ग्रेटर देन मोलरिटी हो गई। तो जैसे मैंने पहले कहा, मैं अब भी कह सकता हूं, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलरिटी इज नॉर्मेलिटी and lowest value of normality is molarity। ऐसा कब होगा कि दोनों बराबर हो जाएंगे? जब एसिडिटी, बेसिसिटी या n फैक्टर 1 होगा। हमें पूछा गया कि एल्यूमिनियम सल्फेट है, यस डू नाउ। एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए यह बताओ कि n और m में क्या रिलेशनशिप होगा? तो मैं कह दूंगा कि नॉर्मेलिटी इज 6 टाइम्स मोलरिटी। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि किसी में n फैक्टर निकालने का शॉर्टकट तरीका है कि अगर उसकी बैलेंसीज दोनों की अलग अलग हैं, उस बैलेंसी को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया? 3 के साथ कर दिया। सो n फैक्टर इज 2 into 3 मीन्स 6। ठीक हो गया? किसी एसिड का n फैक्टर कितना है, बेस का कितना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कितना है, रिड्यूसिंग एजेंट का कितना, वो सब कुछ हम कर चुके हैं।
ठीक हो गया. दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी. आगे बोला गया रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी एंड वाइस वर्सा. ये शॉर्टकट रिलेशनशिप्स हैं. शॉर्टकट मींस आगे आपके काम ये सब आने वाला है. लो जी, जब कोई हमें मोलर बोलता है तो बताओ उसका मीनिंग क्या होता होगा. उसका मीनिंग होता होगा m moles of solute, yes, present within 1000 ml of solution. बताओ जी, आपको क्या क्या दिया है. आपको दिया है मोल्स ऑफ सॉल्यूट. कितना दिया बेटा? कैपिटल M. आपको मैंने कुछ बोला था, वेट ऑफ सॉल्यूट तो हम निकाल ही सकते हैं जब मोलैरिटी दी हुई हो, बाय मल्टीप्लाइंग विथ मोलर मास. सो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको पता है. क्या और क्या बताया बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1000 ml. अगर आप मोलैलिटी निकालना चाहते हो तो आपको मास वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, और वो आप निकाल नहीं सकते क्योंकि आपके पास डेंसिटी नहीं है. इसलिए आप ये कहोगे कि देखिए हमें साथ में डेंसिटी दीजिए, और वो अगर देता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो वो हो गया कितना? डी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो अब आपको क्या पता लग गया यहां से? वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आया बेटा? 1000 डी ग्राम. देखो ना, वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, या डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास निकालना है तो कितना आ जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. कितना हो गया? 1000 डी ग्राम. तो ये बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट बोलो जी. 1000 डी माइनस M2. 1000 डी माइनस MM2 ग्राम. वेट ऑफ सॉल्यूशन में से वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल दो तो किसका वेट निकल जाएगा? सॉल्वेंट का. और अब लगाओ मोलैलिटी का फॉर्मूला, लगा दो, शाबाश. मोलैलिटी इज वेट ऑफ सॉल्यूट, यस नो, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, या मैं सीधा M2 लिख देता हूं, इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. अब आप पुट कर दो उसको.
that is weight of solute is mm2 divided by, या सीधा करो, mm2 डिवाइड बाय m2 कितना m ही आ जाएगा ना. इट मीन्स मोल्स वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास क्या होता है, मोल. मोल इज कैपिटल M into 1000 divided by, yes, 1000 D minus MM2. yes no. अगर ये वॉल्यूम लीटर में हुआ, डेंसिटी भी ग्राम पर लीटर हुई, तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई होके क्या बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई होके बन जाएगा कैपिटल M अपॉन D माइनस MM2. ऐसा कब होगा, जब वॉल्यूम लीटर में होगा और डेंसिटी ग्राम पर लीटर होगी. यस नो. और फिर आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में आसानी रहेगी. ये आ गया रिलेशनशिप विद मोलैलिटी. क्लियर हो गया. आप चाहते हो कि आपको मोलैरिटी का रिलेशनशिप निकालना है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो. जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा md माइनस स्मॉल m mm2 इज इक्वल टू कैपिटल M. बोलो जी. इट मीन्स आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है ना. सो आप md विल बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू 1 माइनस MM2. बोलो जी. सॉरी, प्लस 1 प्लस MM2. इसलिए मोलैरिटी का पूरा जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू md अपॉन 1 प्लस स्मॉल MM2 पर कब, जब वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ होगा. न तो वो फैक्टर आप ऐड कर दोगे. इज इट ओके. तो जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो मोलैरिटी की है, वो हमने कर ली.